किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमने फोर्स लगाया है और फोर्स लगाकर हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा रहे हैं तो फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है कि सर यहां पर वर्क हो रहा है। इमोशनल होकर के नहीं सोचोगे सर इसने तो बड़ी मेहनत किया है, यहां तो बड़ा पसीना आ रहा है तो इसने तो बड़ा वर्क किया होगा। नहीं बेटा, तो रेस्ट से मोशन की कंडीशन तक लाने में जितना वर्क हमने इस ऑब्जेक्ट पर किया वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। मोबाइल पे मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा ना बेटा, अभी तो मोबाइल ऊपर उठेगा। जब ये बुलेट ऐसे अंदर जा रही होगी तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा जो कि इस बुलेट को रोकने का काम करेगा। अब देखिए वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क के बारे में, यानी कि वर्क के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब सबसे पहली बात है सर ये वर्क क्या होता है। देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा रहे हैं तो फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है कि सर यहां पर वर्क हो रहा है। जैसे अगर मैं कार को धक्का देकर कार को आगे बढ़ा पा रहा हूं तो वर्क हो रहा है, लेकिन अगर मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही है तो ऐसे में यह माना जाता है कि भाई यहां पर हमने कोई वर्क नहीं किया है। यानी कि जब फिजिक्स में आप बात करोगे तो इमोशनल होकर के नहीं सोचोगे सर इसने तो बड़ी मेहनत किया है, यहां तो बड़ा पसीना आ रहा है तो इसने तो बड़ा वर्क किया होगा। नहीं बेटा, यहां पर हम वर्क कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि इस वाली कंडीशन में हम लोग वर्क को कंसीडर कर रहे होंगे। अब बात है सर वर्क का आखिर फॉर्मूला क्या होता है, तो एकदम सिंपल सी बात यह है कि जैसे अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने एफ फोर्स लगाया और ये फोर्स लगाकर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करवा दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवा दिया। तो ऐसे में बेटा वर्क को डिफाइन किया जाता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि मान लो बॉडी पहले यहां थी, फोर्स हमने इस तरीके से लगाया है किसी एंगल थीटा के ऊपर और बॉडी को फाइनली हम लोग यहां कहीं पर ले आए, यानी डिस्प्लेसमेंट फिर से इस बार हम लोग ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराया, लेकिन इस बार जो फोर्स है वो कुछ थीटा एंगल बना रहा था। तो ऐसे में फोर्स का हम लोग वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो ऐसे में अगर वर्क का कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो आएगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट एस, यानी कि वर्क को आप सिंपली अपने दिमाग में रख सकते हो कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है तो यहां पर एक टर्म कॉस थीटा का आ जाता है, ठीक है। अब बताइए सर ये थीटा कौन सा एंगल है, तो बेटा थीटा यहां पर एंगल होता है, इट इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को थीटा हम लोग बोलते हैं, यानी कि सर यहां पर तो हमें कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सारी वैल्यूज बेटा बता रहा हूं, इसको एक कॉपी पर कहीं लिख लेना और इसको याद करना। कॉस 0 1 के बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री जो है आपका वो अंडर रूट 3/2 के बराबर होता है। फिर आता है तुम्हारा कॉस 45 डिग्री जो कि आपका 1/√2 के बराबर है। फिर आता है तुम्हारा कॉस 60 डिग्री जो कि 1/2 के बराबर है। फिर आता है तुम्हारा कॉस 90 डिग्री जो कि 0 के बराबर है। और लास्ट में आता है कॉस 180 डिग्री जो कि हमारा -1 के बराबर आता है, ठीक है। तो कॉस में सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं जिनका यूज हो सकता है। फटाफट इनको अपनी कॉपी पर कहीं लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। अब बात आई सर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वर्क क्या होता है, क्योंकि यहां पर जो वर्क है बेटा वो एंगल थीटा पर डिपेंडेंट है, क्योंकि फॉर्मूले में कॉस थीटा का टर्म आता है। अगर वो कॉस थीटा पॉजिटिव है ना, तो वर्क भी हमारा पॉजिटिव कहलाता है। अगर कॉस थीटा आपका नेगेटिव हो गया तो ऐसी कंडीशन में बेटा वर्क जो है वो भी नेगेटिव हो गया। अगर ये कॉस थीटा हमारा 0 हो गया तो ऐसे में वर्क भी 0 हो गया, या फिर फोर्स 0 हो जाए तो भी वर्क 0 हो जाता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो भी वर्क 0 हो जाता है। यानी 0 होने के तीन कंडीशंस हैं, बट पॉजिटिव वर्क का मतलब कॉस थीटा का पॉजिटिव होना। कॉस थीटा पॉजिटिव तभी होगा जब ये थीटा हमारा एक्यूट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे में वर्क को पॉजिटिव मानते हैं। यहां पर बेटा ये जो थीटा है हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि यहां पर एंगल 90 डिग्री से जब बड़ा होता है तब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है और ऐसे में वर्क भी हमारा नेगेटिव आ जाएगा बेटा। और अगर हम कॉस थीटा 0 मान रहे हैं इसका मतलब थीटा 90 डिग्री अगर हो जाएगा कभी भी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 हुआ तो ऐसे में वर्क की वैल्यू बेटा 0 निकल कर आती है। यानी कि वर्क हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। देखो अगर फोर्स बेटा कांस्टेंट है तो ऐसे में सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। लेकिन सर अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा, वैसे तो क्लास 11 12 लेवल की बात है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर फोर्स वेरिएबल हो बेटा तो ऐसे में ना हम लोग यहां पर
इंटीग्रेशन करने का काम करते हैं। फॉर्मूला अभी भी वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सर ये डीएस मतलब, डीएस का मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना। जब आप लोग बड़े होंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, मोटा मोटा एक हिंट आपको दे रहा हूं कि अगर कभी भी ये फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स होता है तो ऐसे में बेटा इंटीग्रेशन का एक मेथड है जिसको हम लोग यूज करके वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अभी तो आप लोग को इंटीग्रेशन नहीं आता, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में बेटा आपको एक ग्राफ दिया जाएगा जो कि होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अगर ये ग्राफ मान लो इस तरीके का है तो इस ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया बनता है, ये एरिया ही वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, सो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स वर्क। यही जो एरिया है यहां पर, दिस विल रिप्रेजेंट वर्क। ठीक है, तो कभी भी वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालेंगे। हो सकता है बेटा ये ग्राफ ऐसा ना होकर के इस तरीके का ग्राफ हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसके नीचे का ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया आप निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो एरिया का कैलकुलेशन आप सभी लोगों को आता है, लेकिन ध्यान से करेंगे कैसा ग्राफ दिया है और उसका क्या एरिया होता है। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, स्क्वायर होता तो साइड का स्क्वायर हो जाता। अगर यही यहां पर मान लो हमारा कोई ट्रेपेजियम होता तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये उसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। अगर सर्कल है तो सर्कल का एरिया आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से जैसा भी एरिया होगा उस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे, वो एरिया ही वर्क की वैल्यू को बताएगा। अब बात आई सर यूनिट्स क्या होती हैं। देखो अगर वर्क की एसआई यूनिट की बात करें तो वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी न्यूटन मीटर जो है वो एसआई यूनिट है, उसी को जूल कहा जाता है। फिर बात है सर ग्रेविटेशनल यूनिट। बेटा अगर फोर्स को हम किलोग्राम फोर्स में ले लें, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले लें, तो 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क, है ना। और 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ये सबको बात पता है ना। तो 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो, इसका सिंपल मतलब है 1 केजी के ऑब्जेक्ट का जो वेट है, तो 1 केजी ऑब्जेक्ट का वेट होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। तो 1 किलोग्राम फोर्स क्योंकि 9.8 न्यूटन के बराबर है, इसलिए ये 9.8 जूल के बराबर हुआ। फिर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, और 1 अर्ग का मतलब अगर मैं फोर्स को डाइन में ले लूं, डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में ले लूं, तो डाइन सेंटीमीटर को ही बेटा अर्ग कहा जाता है। ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो अगर फोर्स को ग्राम फोर्स में लो और डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में ले लो, तो 1 ग्राम फोर्स जो है वो 980 डाइन के बराबर होता है। 1 ग्राम फोर्स जो है वो 980 डाइन के बराबर होता है। अब कुछ लोग समझते हैं सर 1 GF 980 डायंस के बराबर है। ठीक है समझ लो, लेकिन बस तुम्हें बात समझ में आ जानी चाहिए मैं क्या समझा रहा हूं, है ना। अगर फोर्स को ग्राम फोर्स में ले, डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में ले, तो ये 980 अर्ग के बराबर हो जाता है। अब बताइए सर ये न्यूटन मीटर और डाइन और सेंटीमीटर, इनमें सर क्या रिलेशन होता है। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। सिमिलरली जो 1 मीटर होता है वो 10 की पावर 2 यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जूल बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 7 बनेगा। डाइन सेंटीमीटर को ही अर्ग कहा जाता है, यानी कि 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। देखो बेटा ये जो वन शॉट लेक्चर है ना, इसका एम मेरा ये है कि मैं कम से कम समय में आपको ये चैप्टर बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझा दूं, है ना। तो आपको भी मेरा सपोर्ट करना है, आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनना है। 100% चैप्टर क्लियर होगा बहुत ही कम से कम टाइम के अंदर, ताकि आपका समय भी बच जाए। अगर आप बोर्ड एग्जाम वाले दिन भी सुबह सुबह चाहो रिवाइज करना, तो भी आप इस लेक्चर से अपने पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। इस तरह का मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं कि हमेशा के लिए कम समय में आप बढ़िया पढ़ सकें। फिर बात आई सर पावर क्या होता है। देखो पहली चीज मैंने आपको सिखाया वर्क, अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूं पावर। पावर का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन को पावर बोलते हैं। दूसरा इसी का डेफिनेशन हो सकता है सर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो पावर के दो फॉर्मूले हो गए, पहला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दूसरा एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज नोन एज पावर। पावर या वर्क दोनों ही बेटा कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर, क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फिर इसके यूनिट्स की बेटा अगर मैं बात करूं तो वर्क का यूनिट जूल है, टाइम का सेकंड है, तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट होता है। जूल पर सेकंड को ही वॉट भी कहा जाता है। और भी कई यूनिट्स हैं, तो आ जाओ देख लेते हैं। 1 वॉट का मतलब 1 जूल पर सेकंड होता है। अगर हमने 1 जूल वर्क 1 सेकंड में किया है तो हमारा पावर 1 वॉट के बराबर हो गया। अब कुछ
बड़े यूनिट्स की बात करें, जैसे किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है, मेगावाट यानी 10 की पावर 6 वाट, गीगावाट यानी 10 की पावर 9 वाट। कुछ छोटे यूनिट्स की बात कर लो, जैसे मिलीवाट है तो 10 की पावर -3 वाट, माइक्रोवाट है तो 10 की पावर -6 हो गया, नैनोवाट अगर होता तो 10 की पावर -9 वाट हो जाता है ना। अब एक यूनिट यहां पर हालांकि लिखा नहीं है, बट एक यूनिट और होता है, उसको अपन हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। ये देखो मिल ही गया हमें, है ना। हॉर्स पावर जो है ये भी बेटा यूनिट ऑफ पावर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर होता है। जो कई बार जो पानी के जो पंप होते हैं, मशीन्स जो होती हैं, उनकी पावर को हम लोग हमेशा हॉर्स पावर में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। फिर बात आई सर एनर्जी, यानी इस चैप्टर के तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग बढ़े कि सर एनर्जी क्या है और कैसे। पावर में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बेटा वेलोसिटी लिखा जा सकता है, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू cos थीटा। तो पावर का एक फॉर्मूला एफ वी cos थीटा भी होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू cos थीटा, ये भी हमारा पावर का एक फॉर्मूला होता है। तो इस चीज को ध्यान में सभी लोग रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एनर्जी की तरफ आते हैं। सर एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का सिंपल सा बेटा एकदम आसान शब्दों में इसका मतलब है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर पा रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट एनर्जेटिक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क है, एनर्जी है। अगर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं मतलब मेरे अंदर क्या है, मैं वर्क कर रहा हूं तो मेरे अंदर क्या है, एनर्जी है। तो सिंपल सी बात यहां पर यही आती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क कर पा रहा है तो इसका मतलब बेटा उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, राइट। तो एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? सर एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके भी वही सारे यूनिट्स हैं जो हमारे वर्क के होते हैं, है ना। अब यहां पर भी यूनिट्स की फिर से बात कर लो तो 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर वॉट आर एंड किलो वॉट आर। ये एनर्जी की बड़ी यूनिट्स हो गई। वॉट आर का मतलब अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका पावर 1 वॉट है और हमने उसको 1 घंटे के लिए यूज किया है तो जो टोटल एनर्जी हमने कंज्यूम किया वो 1 वॉट आर के बराबर हुआ। 1 वॉट आर को ही बेटा हम लोग 3600 जूल्स के बराबर लिख सकते हैं। फिर बात आई सर किलो वॉट आर क्या होता है? अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 किलो वॉट पावर का है और उसको हमने 1 घंटे तक यूज किया है तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ दैट इज 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर को ही 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स भी लिखा जा सकता है। लेकिन सर ये चीज कहां से आई, थोड़ा सा बता दीजिए। तो आ जाओ मैं आपको समझा देता हूं भाई। 1 किलो वॉट आर का बेटे मतलब क्या है समझिएगा। 1 किलो वॉट आर का मतलब भाई 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं और 1 आर जो होता है उसमें 3600 ऑफ सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो 1000 इंटू 3600 करोगे बेटा तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 बनेगा। वॉट सेकेंड को ही जूल कहते हैं। तो 1 किलो वॉट आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, राइट। 1 किलो वॉट आर जो होता है इसी को हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। हम लोग के घरों में जो बिजली का बिल आता है ना वो यूनिट्स के फॉर्म में आता है कि भैया इस महीने हमने 200 यूनिट बिजली कंज्यूम कर लिया। या केजरीवाल सरकार है मान लो दिल्ली में, तो उन्होंने क्या किया था 200 यूनिट या 250 यूनिट बिजली फ्री दे दिया था। तो उस यूनिट का मतलब क्या है? उस यूनिट का मतलब था किलो वॉट आर। क्लियर है? ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ये दो इसके थोड़े से बड़े यूनिट्स हो गए। अब बात करते हैं सर कुछ यूनिट्स और हैं, जैसे कई बार हीट जो होता है बेटा, हीट को कैलोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 1 कैलोरी 4.18 जूल्स के बराबर है। अब बात आई सर ये 1 कैलोरी होता क्या है सर, कौन सी एनर्जी को 1 कैलोरी बोलेंगे? तो अगर बेटा वाटर है और वाटर वो भी कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट हीट इज नोन एज 1 कैलोरी। वो भी जो 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर राइज करना चाहते हो वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यानी 1 ग्राम पानी ले लो जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस, अब हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ के कितना हुआ 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो जितना हीट यहां पर रिक्वायर्ड है बेटा उसी को हम लोग 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं। 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनर्जी का एक और यूनिट होता है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जैसे अगर बेटा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, कोई भी एक चार्ज है, अगर उस चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से पास कर दिया जाए तो उस चार्ज के अंदर एनर्जी आ जाती है। देखो आप सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब एक तरफ सर पॉजिटिव क्रिएट करो, दूसरी तरफ निगेटिव क्रिएट करो, तो ये सर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना। जहां पर
पॉजिटिव है, जैसे मान लो यहां पे 10 वोल्ट है, यहां निगेटिव है, मान लो यहां पे माइनस का 5 वोल्ट है। अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 15 वोल्ट का डिफरेंस है, 15 वोल्ट का डिफरेंस है। भाई ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये प्लस के 10 में है, वो माइनस का 5 है, तो डिफरेंस बेटा कितना का हुआ, 15 वोल्ट का डिफरेंस हुआ। अब अगर सोचो यहां पर मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दूं, इन दोनों के बीच में कोई एक इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो ऑब्वियस है ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागेगा बेटा, है ना, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अगर भागने लगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, और उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी, है ना। फॉर्मूला ऑफ दैट एनर्जी इज क्यू डेल्टा वी। क्यू डेल्टा वी यानी कि अगर किसी भी क्यू चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस पर रख दिया जाए, तो उस चार्ज के अंदर जो एनर्जी आती है वो क्यू डेल्टा वी के बराबर होती है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप कह सकते हो, है ना। फिलहाल अगर यही काम मैं किसी नॉर्मल चार्ज की बजाय किसी इलेक्ट्रॉन के साथ करूं, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराया जाए, किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर पास किया गया है, तो उसके अंदर बेटा कितनी एनर्जी आ जाएगी? दैट एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स के बराबर हो जाती है। आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, हीट की बात कर रहे हैं। ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी भी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रोवाइड करोगे तो उस चार्ज के अंदर एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी का एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सर एनर्जी के टाइप्स। एनर्जी में सबसे पहला है बेटा मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी का सिंपल सा मतलब है कैपेसिटी टू डू मैकेनिकल वर्क इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो ही तरीके की होती है। सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से है, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो कि पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। अभी दोनों चीजों को आगे हम आपको समझाते हैं ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आप अपने दिमाग में यह चीज रख सकते हैं कि सर मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं दोनों के सम को बेटा मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। अब बताइए सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है? बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या उसके अरेंजमेंट यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। सबसे पहली एनर्जी की मैं आपसे बात करूं पोजीशन की वजह से, जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, धरती माता है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां कहीं पे रखा है जिसका मास m है जो कि ग्राउंड से h हाइट पर है, तो इसके पास जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पूरा नाम मैं लिख रहा हूं बेटा, क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है mgh के बराबर। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से कुछ हाइट पर रखा है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा सर, लेकिन अगर यहीं पर मैं किसी स्प्रिंग की बात करूं, जैसे मान लो कोई भी एक स्प्रिंग है, इस तरीके का स्प्रिंग है ना, अब हमने उस स्प्रिंग को ऐसे दबा दिया। किसी भी स्प्रिंग को बेटा ऐसे दबा दोगे तो आपको भी पता है कि छोड़ते ही वो स्प्रिंग ऐसे भागेगा बाहर की तरफ। अगर स्प्रिंग को खींच लोगे, छोड़ते ही खट से अंदर की तरफ आ जाएगा। यानी अगर वो स्प्रिंग मूव कर रहा है, अगर वो बाहर भाग रहा है या अंदर की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अब ये वाली जो एनर्जी है वो हाइट की वजह से नहीं है, ये एनर्जी है इस स्प्रिंग को दबाने की वजह से या फिर स्प्रिंग को खींचने की वजह से, यानी आइदर ड्यू टू इलॉन्गेशन और ड्यू टू कंप्रेशन। अब यहां पर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसको बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक कितने टाइप्स हो गए? दो। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट की वजह से है, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि कॉन्फ़िगरेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से है। इसी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो मैं बता दूं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ kx स्क्वायर के बराबर, जहां पर k का मतलब होता है स्प्रिंग का कांस्टेंट। कोई भी जो स्प्रिंग होती है ना, जब भी आपके सिलेबस में स्प्रिंग आएगी आपको स्प्रिंग का एक कांस्टेंट दे दिया जाएगा k, है ना। और x का मतलब है इलॉन्गेशन या फिर कंप्रेशन। अगर स्प्रिंग को तुमने 3 सेंटीमीटर खींच दिया है तो x की वैल्यू 3 हो गई। अगर तुमने 2 सेंटीमीटर दबा दिया है तो x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। और k की वैल्यू दी जाती है। तो हाफ kx स्क्वायर का मतलब हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्प्रिंग। तो ये भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ड्यू टू हाइट और पोजीशन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर यही कह रहे हैं सर पोटेंशियल
एनर्जी मेनली दो तरह का है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे धनुष बाण है, अब आपने उसको ऐसे बाण को खींचा तो धनुष का ये जो धागा होता है, जो डोरी होती है, वो खींच गई ऐसे, है ना, खींच गई। अब छोड़ोगे तो ये अपने आप बाण जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। तो यहां पर जो एनर्जी है दैट इज अगेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बेटा। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके अपने मोशन की वजह से, स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी भी हमारी दो तरीके की हो सकती है, अभी आगे हम आपसे बात करेंगे। कह रहे हैं जैसे कोई भी फास्ट मूविंग स्टोन है दैट हैज कैपेसिटी ऑफ ब्रेकिंग द विंडो पेन ऑन स्ट्राइकिंग इट, यानी अगर एक पत्थर फेंक करके मार दो तो किसी की खिड़की का शीशा टूट सकता है। क्यों? क्योंकि उस पत्थर के पास एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा एक्सप्रेशन है हाफ mv² के बराबर। बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, अगर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन की कंडीशन में लाना चाहते हो, वो भी ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो रेस्ट से मोशन की कंडीशन तक लाने में जितना वर्क हमने इस ऑब्जेक्ट पर किया, वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, और उसी एनर्जी का नाम हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? अगर तुम इसको 0 स्पीड से v स्पीड तक लाना चाहते हो तो बोलो v² बराबर u² प्लस 2as लगाया जा सकता है ना। तो v² बराबर 0 प्लस 2as लिख देंगे। यहां से बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी v² अपॉन 2a के बराबर, यानी कि यहां से यहां तक रेस्ट वाली कंडीशन से मोशन वाली कंडीशन तक लाने में डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया है। अब सर वर्क निकालना है, जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को बेटा v² अपॉन 2a लिख सकते हैं। a से a कैंसिल आउट होगा, और यहां से वर्क की वैल्यू आ गई हाफ mv²। तो सर हमने इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन तक लाने में कितना वर्क किया? हाफ mv² के बराबर। यही वर्क बेटा काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट के पास जो कि मोशन में है अभी, उसके पास कितनी एनर्जी है? हाफ mv² के बराबर। तो ये उसका डेरिवेशन हो गया। अब कह रहे हैं सर रिलेशनशिप बता दो। अरे बड़ा सिंपल है यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² के बराबर, जबकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। बेटा इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ में मास का मल्टीप्लाई कर दूं और मास का डिवाइड कर दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो क्या बन गया, m² v² बन गया ना, चेक कर लो। m² v² का मतलब मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरा फॉर्मूला मोमेंटम का स्क्वायर 2m काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहां से मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये दो फॉर्मूले अपने दिमाग में सभी लोग रखिएगा। क्लियर है? अब बात है सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम वैसे तो क्लास 11th में जब आप लोग आओगे तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी आपको बता रहे हैं जितना आपके सिलेबस में है। वो ये है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। इसी को बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है। सर एक बार इसको भी प्रूव कर दो। अरे ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा वो u स्पीड से भाग रहा है, u स्पीड से उसको v स्पीड तक भगाने में जितना वर्क हमने इसके ऊपर किया, वही वर्क हमारा क्या कहलाता है? वही वर्क यहां पर एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है ना। अब आ जाओ वर्क एनर्जी थ्योरम में डिराइव कर रहा हूं, तो आपको बस क्या निकालना है कि सर हमने जो यहां पर जो ऑब्जेक्ट u स्पीड से भाग रहा था, इस बार हम उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, हम उसको v स्पीड से भगा रहे हैं। तो ऐसे में सर कितना वर्क हुआ है? बेटा फिर से वही बात आ गई कि v² बराबर u² प्लस 2as लिखा जा सकता है, तो v² माइनस u² बराबर 2as लिखा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फिर से आ गई v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a के बराबर, यानी कि u स्पीड से v स्पीड तक भगाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट लगेगा वो इतना लगेगा बेटा। अब बात आई सर कितना हमने वर्क किया, तो वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा वर्क हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो फोर्स हुआ। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई v² माइनस u² अपॉन 2a। a से a देखो कैंसिल आउट हुआ, तो वर्क की वैल्यू हो गई हाफ mv² माइनस हाफ mu², यानी वर्क हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी
माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी को बेटा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो देखो जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम का भी डेरिवेशन किया जा सकता है। चुटकियों में हम लोग समझ सकते हैं अगर कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आ रही है तो, है ना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, किसी चीज में कोई भी गड़बड़ी, कुछ भी डाउट लग रहा हो, तुरंत वीडियो पीछे ले जाओ और एक बार रिपीट करके देखो। पेशेंसफुली रिपीट करके चीजों को देखोगे, 100% आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आप एक बार चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ऐसा लेक्चर मिलने वाला है जो 1 घंटे सवा घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स ये आपका कवर होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल लेक्चर होगा। आप आगे भी ये चीज कहोगे, मेरी गारंटी है कि हां सर इस लेक्चर की वजह से हमने बहुत सारी चीजों को बार बार सर रिवाइज किया है। तो देखो ये वही डेरिवेशन यहां पे लिखा है मैंने। अब काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स, पहला है बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट आगे भाग रहा है भैया तो हाफ एम वी स्क्वायर उसके पास। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब कोई भी ऑब्जेक्ट, शक्तिमान जैसे हम लोग जब छोटे थे तो एक शक्तिमान आता था, उसमें एक ऐसा सुपर हीरो होता था, वो ऐसे ऐसे घूमता था बहुत तेजी से और फिर उड़ जाता था। तो भैया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो बेटा उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। फिर बात आई सर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब बेटा किसी भी मॉलिक्यूल के टेंपरेचर को बहुत बढ़ाया जाता है तो मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगता है। जब ऐसे वाइब्रेट करने लगता है तो उस एनर्जी का नाम होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशन वाली एनर्जी मैं आपको बता रहा हूं अभी, वैसे तो ज्यादा सिलेबस में आपके नहीं है, बट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एट वेरी हाई टेंपरेचर होता है। जब टेंपरेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तभी बेटा हम लोग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ये आगे आप लोग 11th-12th में सीखेंगे। फिर बात आई सर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। बेटा एनर्जी जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, आप सबको ये बात पता है ना। अगर जैसे मैं आपसे बात करूं डायनेमो, डायनेमो का मतलब जनरेटर, जनरेटर में क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई। सर कैसे कन्वर्ट हुई भाई, कोई भी जनरेटर सोचो कैसे स्टार्ट होता है, हैंडल लगा के उसको ऐसे ऐसे घुमाया जाता है ना बेटा, इसका मतलब हमने मैकेनिकल वर्क किया। दैट मैकेनिकल वर्क हैज बीन यूज्ड, is being used to produce electricity, है ना। तो मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ। यहीं पर अगर मोटर की बात करें तो मोटर में क्या होता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं पंखा घूमने लगता है, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं मोटर के अंदर, है ना। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक आयरन है, मान लो आयरन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में जाएगा, और थर्मोकपल में क्या होता है, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में आता है। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में जाता है, जबकि माइक में क्या होता है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल में आता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी आपको कन्वर्जन्स मैंने दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इन कन्वर्जन्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बेटा हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी सिस्टम की जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वो उस सिस्टम के फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। सर मैकेनिकल मतलब बेटा टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल थी वही टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनली हो जाती है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स देकर इस चीज को समझाऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल यहां पर मैंने दिया है कि अगर बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा जिसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, कोई भी एक बॉल है जिसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जब नीचे से ऊपर फेंकते हो तो उस बॉल के पास कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड होती है, यानी कि इनिशियली इसके पास कौन सी एनर्जी है, क्योंकि स्पीड है इसलिए इसके पास इनिशियली कौन सी एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप सबको पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी कि सर टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्योंकि नीचे से ऊपर आ गया है तो सर यहां पर जो भी एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको यह बात समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ आएगी काइनेटिक एनर्जी घट रही 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी लगातार घट रही है बट पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 के बराबर। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पोटेंशियल बढ़ रही मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब बेटा जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। ग्राफ देखो, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेक करो बढ़ रहा, लेकिन इन दोनों का जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मान लो इनिशियली उसके पास 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी थी, तो टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पर बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 के बराबर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, 10 जूल के बराबर। यानी कि जितनी टोटल एनर्जी पहले थी, पहले पोटेंशियल कितनी थी यहां पर, 0 के बराबर, है ना। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी पहले, 0। अगर मैं यहां टोटल मैकेनिकल एनर्जी जोड़ूं तो इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी 10 जूल। फाइनली भी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट इज अगेन 10 जूल। यानी जितनी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी उतनी ही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी भी है। इसका मतलब टोटल एनर्जी लगातार बेटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। काइनेटिक घट रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट टोटल एनर्जी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर अगर यही बॉल सर ऊपर से नीचे आ रहा हो तो क्या ये नहीं होगा, बेटा तब भी होगा, लेकिन ग्राफ को उस कंडीशन में ध्यान से समझना। अगर मान लो कोई भी एक बॉल है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस बार क्या होगा, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी लगातार। यानी पोटेंशियल घटेगी और काइनेटिक बढ़ेगा, है ना, काइनेटिक बढ़ेगा। तो यहां काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे और यहां पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे, लेकिन टोटल एनर्जी तब भी ऐसी ही रहेगी। इसी को बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल वही काम किसी भी सिंपल से पेंडुलम में भी होता है। जब वो पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर होता है तो स्पीड मैक्सिमम होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन इस वाली पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर होती है। लेकिन जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो यहां काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है बेटा। तो क्या होता है, जब वो इधर से इधर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक घट रही है। जब वापस आता है तो इस बार काइनेटिक बढ़ रही है जबकि पोटेंशियल घट रही है। इधर से इधर जब आता है तो फिर से वही काम, पोटेंशियल बढ़ रही है बट काइनेटिक घट रही है ना। फिर वापस जाएगा तो फिर से उल्टा काम। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां या बीच के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो बेटा वो हमेशा कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहां है उतनी ही यहां पर है और उतनी ही यहां पर है। बस ये हो सकता है कि सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है बेटा वो यहां पर कैसी है, कांस्टेंट है। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। लगभग 31 मिनट हो चुके हैं वीडियो के, तो आपको ये पूरी चीज जो है अभी तक क्लियर हो गई होगी। चैप्टर में इतना ही है। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको धड़ाधड़ करके दिखाता हूं ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सको। हमसे कह रहा है क्रेन पुल्स अप अ कार ऑफ मास 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। देखो बेटा, अगर कोई भी एक कार है और उस कार को हमें ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है तो क्रेन जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। और कार को हम उठा भी ऊपर ही रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो ऐसे में वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री। सर फोर्स की वैल्यू कितनी है, देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो मिनिमम फोर्स बेटा उसके वेट के बराबर लगाया जाता है। तो यहां पर फोर्स हो गया उसके अपने वेट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर हो गया, कॉस 0 बेटा 1 होता है। तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला आ गया mgh के बराबर। अब सीधे सीधे वैल्यू रखो, मास है 500 kg, जी की वैल्यू 10 ले लो, हाइट की वैल्यू 4 ले लीजिए, तो 5 चौका 20 हो गया, यानी कि ये बन गया 2000, एक जीरो और लगाएंगे, 20,000 जूल के बराबर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन। सो वर्क डन बाय द क्रेन इज 20,000 जूल्स, और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा सर, क्योंकि ये जो क्रेन है वो ऊपर की तरफ बेटा इसको उठा रहा है। तो क्रेन जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा उसको उठाने के लिए। भाई अगर मेरे को मोबाइल उठाना है तो मोबाइल पे मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा ना बेटा, तभी तो मोबाइल ऊपर उठेगा। तो मैं फोर्स भी ऊपर लगा रहा हूं और ये मोबाइल जा भी ऊपर रहा है, इसलिए यहां पर वर्क कैसा है, पॉजिटिव है। इस चीज में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर के आया हूं। लेकिन यहीं पर अगर हमसे कहा जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो, तो ग्रेविटी का वर्क यहां पर -20,000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगेगी, ग्रेविटी मतलब वेट, तो वेट नीचे लग रहा होगा, है ना, वेट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ऐसे में cos 180 आएगा जो कि -1 होता है, और यही वर्क निगेटिव हो जाएगा बेटा। तो अगर वर्क डन बाई क्रेन पूछ रहा है तो 20,000 लिखेंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछ रहा है तो -20,000 जूल हम आंसर देंगे। फिर बात आया सर अगला क्वेश्चन, इन सिचुएशंस वेयर इन डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन
डायरेक्शन एज द फोर्स। बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, देन दिस अकर्स वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो ऐसे में जो वर्क होता है वो पॉजिटिव हो जाता है बेटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट है यानी 0 या 90 डिग्री से कम, है ना, 0 डिग्री हो या 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे में जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए बेटा यहां पर वर्क डन भी पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज 0 एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज। देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो जब ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर है तो आप देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है टेंजेंशियल, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है और इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 है। और बेटा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को भी माना जाता है। तो यहां पर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है बेटा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को भी अज्यूम किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों कंटिन्यूअसली परपेंडिकुलर है, तो लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, इस वजह से यहां पर कंटिन्यूअसली वर्क डन 0 होता है। तो सर्कुलर पाथ में वर्क डन हमेशा 0 के बराबर होता है। फिर बात आई सर कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ 10 टू द पावर 5 kg ऑफ द कोल पर आवर फ्रॉम अ माइन 360 मीटर डीप। देखो बेटा पावर का फॉर्मूला सिंपल सा है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क को अपन लिख सकते हैं mgh के बराबर, पीछे हमने देखा भी है, टाइम को हम लोग t लिख सकते हैं। अब मास देखो कितना कोयला हमें उठाना है 10 की पावर 5, g की वैल्यू 10 ले लो, कितने हाइट हमें उठाना है 360 मीटर हमें उसको उठाना है, टाइम कितना लगा है पर आर का मतलब टाइम कितना है 1 घंटे का टाइम है। बेटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स हमारे हो गए। तो ये जो 360 है और ये जो 3600 है काटेगा 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो ओवरऑल यहां पर आप देखो पावर कितनी आएगी 10 की पावर 5 वॉट के बराबर पावर निकल कर आ जाएगा, है ना। तो देखो सिंपल कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो न्यूमेरिकल्स करने में बेटा समय नहीं लगता है, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बट हां आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, कुछ टफ वाले भी हैं, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। कह रहे हैं मैन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। तो बेटा फोर्स पता है, स्पीड पता है, कह रहा पावर बता दो। तो मैंने आपको बताया था पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, है ना। तो फोर्स हो गया 200 न्यूटन, वेलोसिटी हो गया 16। अब यहां पर एंगल दिया नहीं है तो हम 0 डिग्री मान लेंगे, है ना। कॉस 0 1 होता है, तो 16 दूना 3200 वॉट के बराबर यहां पावर डेवलप हो गया। तो पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला वर्क अपॉन टाइम, दूसरा फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। अगर एंगल ना दिया जाए तो कॉस थीटा को 1 मानकर उस क्वेश्चन को आप जो है आराम से सॉल्व करो। फिर कह रहा है हाउ फास्ट शुड अ मैन वेइंग 600 न्यूटन। बेटा अगर किसी भी मैन के वेट की बात की जा रही है तो वेट mg के बराबर होता है जो कि 600 गिवन है। तो मास इंटू ग्रेविटी को अगर मैं 10 ले लूं तो ये हमारा 600 है, तो यहां से मास हमारा आएगा 60 किलोग्राम्स के बराबर, 60 केजी उसका मास है। कह रहा अगर काइनेटिक एनर्जी 750 जूल के बराबर है तो बताओ हम उसको कितनी स्पीड से भगाएं, हाउ फास्ट द मैन शुड रन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा हाफ mv स्क्वायर होता है और वो हाफ mv स्क्वायर हमारा 750 जूल के बराबर है। तो 1/2 मास हो गया 60, स्पीड का स्क्वायर दैट इज 750। तो स्पीड का स्क्वायर कितना बनेगा, ये देखो ये 2 750 से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो 1500 आएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, ठीक है। और इसको अपन काट सकते हैं सीधे सीधे, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30। v स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो v की वैल्यू कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। यानी कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भगाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 750 जूल के बराबर हो जाएगी। यही हमारा क्वेश्चन था, है ना। वेट गिवन था, वेट से मैंने मास निकाला, काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हाफ mv स्क्वायर के बराबर किया, उससे स्पीड निकलकर आ गई। अब एक प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज पुल्ड अप द स्लोप एज शोन इन द फिगर। तो एक मास है बेटा, इसको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाया गया है विद अ कांस्टेंट स्पीड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का फोर्स है,
30 केजी का बेटा ये ब्लॉक है, 30 केजी का ये ब्लॉक है। ठीक है, हमसे कह रहा है इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक हम लेकर गए हैं। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ले जाने में वर्क क्या होगा भैया? वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा के बराबर, है ना। अब सोचो अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो रहा है बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फोर्स हो गया 200 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर का, बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। तो ये हमारा 600 जूल के बराबर वर्क डन हो गया। यानी कि इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर ले जाने में जो वर्क मैं करूंगा वो कितना वर्क होगा? 600 जूल्स के बराबर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक। इस ब्लॉक में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पहले ये ब्लॉक यहां नीचे था, ग्राउंड पर था, अभी ये ब्लॉक फाइनली ऊपर है, यानी कुछ हाइट पर पहुंच गया है। सर कितनी हाइट पर पहुंच गया है? तो ये ब्लॉक 1.5 मीटर की हाइट पर पहुंच गया है। यहां पोटेंशियल एनर्जी mgh 0 था क्योंकि ग्राउंड पर है, क्योंकि हाइट 0 थी। यहां पर जब वो पहुंचा तो हाइट 1.5 मीटर है, तो बेटा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? दैट इज mgh। तो मास कितना है? 30 kg, जी की वैल्यू 10 ले लें, हाइट कितना है चेक कर लो 1.5 मीटर, तो ये बन जाएगा 15 15 तिया 45, यानी कि 450 जूल के बराबर। अब देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा हो गया। हमसे इसमें कह रहा है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द आंसर्स टू द पार्ट 1 एंड 2। कह रहा है 1 और 2 वाले पार्ट में आखिर आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? भाई अगर तुमने इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर ले जाने में 600 जूल का वर्क किया है तो इस ब्लॉक के अंदर एनर्जी भी 600 जूल होनी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी तो केवल 450 जूल है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर यहां पर 150 जूल की एनर्जी लॉस हो गई। क्यों? 600 जूल थी वर्क हमारा और एनर्जी केवल कितनी आई है? 450 जूल। तो 150 जूल एनर्जी का लॉस हो गया है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। तो आप लिखेंगे 150 जूल्स ऑफ एनर्जी हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है बेटा? एनर्जी का लॉस कराता है। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं हो पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन जैसा फोर्स यहां पर प्रेजेंट है जिसने 150 जूल की एनर्जी का लॉस करा दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ डैम वाटर फॉल्स एट अ रेट ऑफ 1000 किलोग्राम पर सेकेंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है ना, इनिशियल है तो उसको यू आई लिख दे रहा हूं मैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई mgh के बराबर। तो देखो मास कितना है 1000 kg, जी की वैल्यू आप 9.8 ले लो, क्वेश्चन में गिवन है भैया 9.8 ले लो, और हाइट कितनी गिवन है बेटा? 100 मीटर के बराबर यहां पर गिवन है। तो ये वैल्यू जरा चेक करो, ये कितनी आएगी? ये आएगी 980। 980 गुणे 1000 करेंगे तो 980 के बाद 3 जीरो और आ जाएंगे। ये बेटा इसकी क्या थी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। दिस वॉज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सर, assuming that 60% of the energy of the falling water is converted to electrical energy, calculate the power generated। हमसे कह रहा है कि अगर efficiency 60% है, यानी कि टोटल एनर्जी का केवल 60% जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ना, तो सेकंड पार्ट में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है? हम कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास कितनी है? दैट इज 60% ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 980 के बाद 3 जीरो, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 60%। तो पहले बेटा इसका 60% आप निकालो, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये हमारा बेटा बना कितना? 9800 मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना आएगा? ये आएगा 588 के बाद 3 जीरोस, यानी इतनी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यानी कि टोटल एनर्जी का 60% क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा। अब हमसे कह रहा है बता दो कितना पावर जनरेट हुआ, तो मैं आपको सिखा चुका हूं पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी जनरेटेड या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो अब हमसे क्या यहां पर कहा गया था? पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब टाइम कितना था? 1 सेकेंड का, 1 सेकंड का टाइम था यहां पर। तो भैया कितनी एनर्जी जनरेट हुई है? तो आप कहेंगे सर 588000 जूल्स के बराबर एनर्जी है, 1 सेकंड का टाइम है, तो पावर कितना आ गया? 588000 वॉट्स के बराबर। ये थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको 558 किलो वॉट भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 558 किलो, है ना, 55 नहीं 588 किलो वॉट्स के बराबर बेटा यहां पर क्या हुआ? पावर जनरेट हुआ है।
ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन और आया, थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक बुलेट है जिसका मास 5 ग्राम है, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इफ इट पेनिट्रेट्स अ फिक्स्ड टारगेट विच ऑफर्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन टू द मोशन ऑफ द बुलेट, फाइंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। सबसे पहली बात बेटा, आपको मास गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, तो भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना तो चुटकियों का काम है ना, दैट इज हाफ m इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो 1/2, मास कितना है बेटा 5 ग्राम, ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम आएगा। स्पीड कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर कर देंगे अपन, है ना। जरा चेक करो कितना आया, कितना आया जरा चेक करना, 5/2000, 5 डिवाइडेड बाई 2000 ये आया, और 500 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई 500 एक बार, फिर मल्टीप्लाइड बाई 500 दूसरी बार। तो टोटल बेटा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 625 जूल्स के बराबर उसके अंदर एनर्जी थी। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट हैज पेनिट्रेटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि अगर वो बुलेट फाइनली रेस्ट पर आया, आप जरा सोचो सेकेंड पार्ट को अपन कैसे करेंगे। जैसे ये हमारा कोई भी एक टारगेट है, ठीक है, यहां से बेटा बुलेट ने पेनिट्रेट करना शुरू किया है, अंदर जा रहा है, तो बुलेट की कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड थी, वो हमें यहां दे रखी थी, ठीक है। हमसे कह रहा है कि रेस्ट पर आने से पहले, जैसे मान लो यहां पर वो जो बुलेट है वो रेस्ट पर आ गई, तो आखिर इसने कितना पेनिट्रेट कर दिया, आखिर कितना अंदर तक बुलेट जो है वो धंस चुकी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने का बढ़िया सा तरीका है कि हम यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि सर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सोचो कौन कौन सा वर्क हो रहा है, कौन कौन से फोर्स हैं जो यहां पर वर्क कर रहा है। पहला एक फोर्स है बेटा ग्रेविटी का फोर्स, है ना, ग्रेविटी, यानी कि इस बुलेट का जो वेट है वो हमेशा नीचे लगेगा। अब सोचो वेट नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ध्यान से समझना, वेट नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल 90 है, और अगर एंगल 90 है तो बेटा ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना हुआ, 0 के बराबर। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा फोर्स यहां पे लग रहा होगा सर रेजिस्टिव फोर्स, जब ये बुलेट ऐसे अंदर जा रही होगी तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा जो कि इस बुलेट को रोकने का काम करेगा कि भाई ऐसे तुम पेनिट्रेट मत करो यार, है ना। तो इस तरह के जो रेजिस्टेंस का जो फोर्स लग रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, बुलेट इधर जा रही है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। सो दैट resistive force multiplied by displacement is equal to change in the kinetic energy। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब देखो रेजिस्टिव फोर्स क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, यस 1000 न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स था, 1000 न्यूटन का फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट s के बराबर माना। सर इसको माइनस क्यों मान रहे हो, माइनस इसलिए मान रहे हैं बेटा क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, लेकिन जो रेजिस्टिव फोर्स था वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन है, cos 180 डिग्री -1 होता है, इसलिए नेगेटिव यहां पे लगा है। फाइनल एनर्जी 0 हो गई क्योंकि वो बुलेट रुक गई है, माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है 625 जूल्स के बराबर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट निकल आया कितना, 625 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर्स के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट आया 0.625 मीटर्स के बराबर। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर होने वाला है, यानी कि ये जो बुलेट है वो 0.625 मीटर्स पेनिट्रेट करने के बाद रुक जाएगी। थर्ड पार्ट देखो क्या है, बहुत बढ़िया, कह रहा है द स्पीड विद विच द बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द टारगेट इफ टारगेट इज ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर। कह रहा है अगर टारगेट 0.5 मीटर का है तो भाई ये बता दो कि कितनी स्पीड से निकलेगा। भाई यहां पर जो टारगेट था वो जरा चेक कर लो, 0.625 मीटर से भी बड़ा था, तभी तो यहां पर आकर बुलेट रुकी है। लेकिन इस बार क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है भैया जो टारगेट है वो टोटल 0.5 मीटर का ही है, टारगेट भैया इतने का ही है। तो क्या होगा बेटा, अब यहां पर क्या होगा, जो बुलेट है वो इधर से एंटर करेगी किसी u स्पीड से और इधर से पेनिट्रेट करके निकल जाएगी बाहर किसी स्पीड v से निकल जाएगी, है ना। क्या कह रहा है, द स्पीड विद विच द बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द टारगेट इफ द टारगेट इज ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर। इस बार जो बुलेट है वो पार करके निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि जब वो बुलेट 0.625 मीटर चलती थी तब रेस्ट में आती थी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही यहां पर 0.5 मीटर का है तो पार करके वो बाहर निकल जाएगी। अगेन वही काम कि सर वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो बेटा रेजिस्टिव फोर्स कितना है 1000, डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है 0.5 मीटर, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, राइट, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है 625 जूल्स के बराबर, तो ये हो गया माइनस का 500
इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का 625। तो बेटा यहां से अपने को मिलेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये 625 इधर आएगा, तो 625 माइनस 500 करोगे 125 जूल के बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। हमसे क्या स्पीड पूछी गई है। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है बेटा तो हाफ इंटू mv स्क्वायर पता है ना, हाफ mv स्क्वायर, उसकी वैल्यू 125 आई है, तो भाई तो स्पीड निकालनी है। तो ठीक है सर, मास कितना है 5 ग्राम, तो हाफ मास की जगह 5 ग्राम्स रखेंगे, किलोग्राम में आया, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 125। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा चेक करना v स्क्वायर का वैल्यू, ये 2 इधर आएगा 250 बन जाएगा, 250 बन जाएगा है ना, 250 बन जाएगा, 250 और ये 5 उसको कैंसिल करेगा, चलो 5 से इसी को पहले कैंसिल कर दें, 5 दूना 10, 5 पचम 25, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, इसको 50 बनाएगा, 50 बटे 1000 बन जाएगा। देख लो 50 इधर है और 50 गुणे 1000 हो जाएगा है ना, 50 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यहां पर आने वाला है। चेक करो चेक करो, 25 गुणे 2 50 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यहां पर आने वाला है। तो स्पीड की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 50,000 आ गई। अंडर रूट ऑफ 50,000 अपन सॉल्व कर लेंगे यहां पर सीधे सीधे, ठीक है। 50,000 का अंडर रूट कितना हुआ बेटा 223.6, 223.6 मीटर पर सेकंड के बराबर उस बुलेट की फाइनल स्पीड हुई। एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करके बेटा फिर से इसको देखना है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बेटा इतनी ही चीजें हैं। पहले वर्क के बारे में बात हुआ, कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क, पावर के बारे में बात हुई, फिर एनर्जी के बारे में बात हुई, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सारी चीजों की अपन लोगों ने बात कर लिया है। ये पूरा का पूरा चैप्टर में इतनी ही चीजें हैं। अब आपका काम क्या है कि देखो चैप्टर तो आपने मेरे से पढ़ लिया, लगभग कितने 50 मिनट में आपने चैप्टर को पढ़ लिया, साथ में 8-10 क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब आपका काम यह है, पहले तो आप लोग कमेंट्स में बताओ कि ये आपको बढ़िया सा रिवीजन कैसा लगा, सारी चीजें आपने यहां पर सीख ली हैं, सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको यह भी करना है कि आप रेगुलर बेसिस पर बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाओ। जब तक आपको अगला चैप्टर का वीडियो मेरे से ना मिल जाए तब तक आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। सर क्वेश्चंस कहां से लगाएं? अगर आप लोग बैच के स्टूडेंट हो, विक्ट्री बैच आपने ले रखा है या कहीं से भी आप पढ़ते हो, कोई भी बैच अगर आपने ले रखा है तो आपके बैचेस में जो जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, डीपीपी दी जाती है, उनको सॉल्व करो। लेकिन अगर आपने कोई भी बैच नहीं ले रखा है तब सर क्या करें? अगर कोई बैच आपने नहीं लिया है तो आपके पास किताब तो होगी, आपकी अपनी जो रेफरेंस बुक है, चाहे सेलिना की हो, किसी की भी हो, कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं पहले उनको लगाओ। चैप्टर पढ़ लिया आपने मेरे से, सब बात समझ में आ गई है। अब आप सीधे सीधे जाओ और सारे पहले एग्जांपल सॉल्व करो। एग्जांपल्स जब हो जाए फिर उसकी एक्सरसाइज पर आओ और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस पर जूझो। अगर समझ आ जाता है अच्छी बात है, नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आता है कमेंट्स में आप मेरे को बताओ, आज नहीं तो कल वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जरूर सब लोग ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं, शैलेंद्र सर फिजिक्स के नाम से आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, या फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर ऐसे करके ढूंढोगे मिल जाएगा। 1 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी उस चैनल पर हैं, तो सभी लोग आ जाओ ताकि आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जहां भी आपको दिक्कत हो फिजिक्स में, आप मुझसे बड़ा भाई समझकर जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। उस टेलीग्राम पर आइए, आप लोग की हेल्प करने के लिए मैं हमेशा के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो मिलेंगे यार किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। उम्मीद करता हूं मस्त मजा आया होगा, सब कुछ समझ में भी आया होगा, ठीक है। कमेंट्स में बताना, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा मैं और रिस्पॉन्स भी करूंगा अगली क्लास में तुम्हारे कमेंट्स का।